टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आपको बताया कि बेसिक वेब पब्लिशिंग की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, इंट्रोड्यूस किया था और कुछ उसके टॉपिक्स डिस्कस किए थे। HTML लास्ट टॉपिक था जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे से बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट टर्म CGI के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके का इंटरफेस यानी कि एक मीडिएटर का काम करता है। किस चीज के बीच में मीडिएटर का काम करता है? ये मीडिएटर का काम करता है जो वेब सर्वर्स होते हैं, जिसको कि www कंसोर्टियम यूज करता है, और जो इंफॉर्मेशन या फिर जो डेटाबेसेस बनाए जाते हैं, यानी कि जहां पर डेटा कनेक्ट, जो कि डेटा बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उस डेटा और हमारे इंटरनेट के बीच में जो सर्वर है उसके बीच में एक कॉमन इंटरफेस का काम करता है। W3C consortium defined the CGI and also defined how a program interacts with the HTTP server। देखिए, ये जो हमारे पूरे के पूरे जो प्रोटोकॉल्स बने हैं या सारी की सारी जो ये डेफिनेशंस बनाई गई हैं, डेफिनेशंस इन द सेंस कि ये डिफाइन करना कि कौन क्या काम करेगा, इस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस WWW कंसोर्टियम की होती है। तो उन्होंने ही ये चीज को का डिसीजन लिया है कि CGI जो है वो किस तरह से काम करेगा, और ये भी उन्होंने डिफाइन किया है कि जब कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा, जब कोई भी वेबसाइट बनाई जाएगी, तो HTTP सर्वर का यूज करके किस तरह से इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। The web server typically passes the form information to a small application program that processes the data। सबसे पहले क्या होता है कि वेब सर्वर जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक छोटे प्रोग्राम में, यानी स्मॉल कोई एप्लीकेशन होती है उसमें पास कर देता है ताकि डेटा को प्रोसेस किया जा सके, एंड उसके बाद में वो एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है। दिस प्रोसेस और कन्वेंशन फॉर पासिंग डेटा बैक एंड फोर्थ, ये जो पूरा प्रोसीजर है जिसमें डेटा बार बार आता है और वापस कंफर्मेशन का मैसेज जाता है, जो सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में होता है, इसके लिए ही जो मेन एप्लीकेशन यूज होती है, जो मेन हमारा रूल यूज होता है या इंटरफेस यूज होता है, उसको हम CGI या कॉमन गेटवे इंटरफेस कहते हैं। कॉमन गेटवे इंटरफेस के बारे में, जैसे ये मेन इसके जो फीचर्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड सपोर्टेड स्टैंडर्ड। बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। इसमें हर चीज के लिए पहले से सारे डिसीजंस लिए जा चुके हैं। जनरली CGI स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, लेकिन खास तौर से जो लैंग्वेज यूज की जाती है CGI स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, उसमें एक पर्ल नाम की लैंग्वेज है, C नाम की लैंग्वेज है, या एक सिंपल शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज का भी यूज किया जा सकता है, यानी ऐसी लैंग्वेज का यूज भी किया जा सकता है जिसको कि शेल स्क्रिप्ट में लिखा जा सके। CGI is a technology that interfaces with HTML। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो HTML के साथ कनेक्टिविटी बनाती है, और ये एक बेस्ट मेथड है एज एन इंटरफेस। ये एक बेस्ट इंटरफेस यूज माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे जल्दी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। CGI standard is generally the most compatible with today's browsers। आज की डेट में जितने भी ब्राउजर्स यूज होते हैं, चाहे वो क्रोम हो या आपका मोजिला हो या तो फिर आपका ये इंटरनेट है या एज है ना, ये सारे जितने भी आपके ब्राउजर्स यूज होते हैं, इन सभी के साथ में CGI बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। कंपैटिबिलिटी का मतलब पूरी तरह सपोर्ट करता है और उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। CGI के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, द एडवांस टास्क आर करेंटली अ लॉट इजियर टू परफॉर्म इन CGI देन इन जावा। यही काम जो हम पहले काम करते थे, तो कनेक्टिविटी के लिए हम जावा का यूज करते थे। सबसे पहली चीज तो ये कि जावा में लिखी हुई स्टेटमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होती हैं, हमारे सबके लिए बहुत इजी नहीं है। जो जावा में एक्सपीरियंस भी है, जिसने कहा कि साहब हमने तो 3-4 साल जावा पढ़ा है, तो वो भी जब वो भी जब ये काम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का करेगा, यानी इंटरफेस जनरेट करने का काम करेगा, तो उसको जावा में बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा कोड होता है और वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर जावा से हम उसे कंपेयर करें CGI में, तो बहुत इजीली ये काम किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू यूज द कोड ऑलरेडी रिटन देन टू राइट योर ओन। जैसे आप कोई भी कोड लिखते हैं तो जावा वगैरह में क्या है कि नेम स्पेसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा कोड आपको खुद ही लिखना होता है। लेकिन जब आप CGI की बात करते हो तो इसमें पहले से आपको कोड मिलता है, या आप कोड को इजीली लिख सकते हैं, उसमें आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता। तो पहले से क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती, प्लस उसमें स्कोप भी कम रहता है एरर्स का। तो ये CGI के लिए एक एडवांटेजियस ऑप्शन होता है। CGI specifies that the programs can be written in any language and on any platform as long as they conform to the specification। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होती है इनकी। मतलब वही काम चाहे आप विंडोज पे कर रहे हो या तो फिर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो,
लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो, या फिर नेट आप जो है आप यूनिक्स यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, आपको कमांड्स लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने पर कमांड्स में कोई डिफरेंस हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। CGI based counters and CGI code counters and code to perform simple tasks are available in plenty। इसके जो कोड्स होते हैं जो CGI पर बेस्ड होते हैं या काउंटर कोड्स होते हैं वो बहुत मतलब बल्क में अवेलेबल होते हैं, यानी वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत सारे काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। नुकसान कि हर पेज को लोड होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है। जनरली डेटा कैन नॉट बी इजीली कैश्ड इन मेमोरी बिटवीन पेज लोड्स, तो टाइम लगता है, तो जो कैश मेमोरी है वो बहुत मतलब फास्टली प्रोसेस नहीं होती है। ह्यूज एग्जिस्टिंग कोड बेस, मच ऑफ इट इन पर्ल, जैसे पर्ल वगैरह में भी बड़ा सा कोड होता था, तो कई जगह पर यहाँ पर भी आपको लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन वो खुद से टाइप नहीं करना पड़ता बस। CGI यूजेस अप अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, कोड को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा इसी में है टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज स्टैंडर्ड, CIS भी बोलते हैं इसको। क्या होता है डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज स्टैंडर्ड? Paper documents, as we know them today, are complex with their rich variety of contents, assorted modes of emphasis, photograph, diagram, table, maps, etc. सभी को पता है कि जो आज की डेट में हम पेपर वर्क करते हैं, हम अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते हैं तो वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता है। एक पेपर पे जब आप काम करते हैं तो टेक्स्ट के अलावा उसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स हैं, फिर इमेजेस होंगी, डायग्राम्स होंगे, और वो इमेजेस भी 3D या बड़ी मतलब अच्छी से अच्छी हाई डेफिनेशन इमेजेस भी हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जो है मैनेज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैव द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पार्ट्स वी हैव टुडे प्लस many new ones, that is animated sequences, oral components, dynamic charts, tables and graphs। हर तरीके के कंपोनेंट्स जो है आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में होते हैं। उसमें आप ऑडियो वीडियो तक इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। एनिमेशन का ऑप्शन है कि आप कोई एनिमेटेड कंटेंट उसमें डाल सकते हैं, अलॉन्ग विद योर चार्ट, जैसे कि आपने यूज किए हैं, टेबल हैं आपकी, आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, ये सब चीजें डाल सकते हैं। तो पेपर डॉक्यूमेंट्स आर इजीली इंटरचेंज्ड बट नॉट इजीली अपडेटेड एंड रिवाइज्ड। इंटरचेंज तो किए जा सकते हैं कि आपने पुराना हटाया नया लगा दिया, या तो पुराने के साथ नया रख दिया, लेकिन इनको अपडेट करना या उनको रिवाइज करना बहुत आसान नहीं होता। These have the potential for easy updating and revision, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन होते हैं, मतलब इजीली ये अपडेट किए जा सकते हैं। They can be easily interchanged among machines if appropriate steps are taken। एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर आपको इन्हें चेंज करना है, मतलब इनको रिप्लेस करना है, तो भी अप्रोप्रिएट जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करके ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। However, if this potential is to be realized, standards must be used so that the document can be readily transferred from machine to machine, thus allowing updating and revision independent of originating machine। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट को अपडेट या रिवाइज कर रहे होते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपडेशन या रिवीजन पहली बात तो बहुत आसानी से किया जा सके, बहुत कम से कम स्टेप में ये काम किया जा सके, और डेटा ट्रांसफर हो बिना इस बात की बॉदरेशन के लिए हुए कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके की मशीन पे था और अब वो किस तरीके की मशीन पर है। तो ये इस बात का कोई इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। तो ऑल्दो द स्टैंडर्ड प्रोसेस इज नॉट न्यू, with the current transition to electronic offices, standards are being developed rapidly। मतलब आज से पहले, जब बहुत पहले डॉक्यूमेंट्स होते थे जाते थे तो भी कुछ ऐसा नहीं था, पहले भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते रहे, तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस कोई नई है, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे इस प्रोसेस पे काम होता है तो नए नए उस पर डेवलपमेंट्स किए जा चुके हैं, नए नए स्टैंडर्ड्स उसके लिए बनाए जा चुके हैं। It is difficult to keep up to date unless one is in the center of the activity। तो जब तक कि आप सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यानी आप पेपर वर्क जो हो रहा है, जो सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर हो रही है, उसकी पूरी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप ये डेटा को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। More and more of us need a general understanding of what is available as we work to determine the offices and the systems of today and the future। Obviously जब हम कोई काम करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। It is to fulfill this perceived need that this document originated। माने आपको पहले से पता होना चाहिए किस डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा है, क्या काम आप करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना है तो किस तरीके की मशीन से किस तरह की मशीन में जा रहा है। It will not answer all the detailed questions about the standards, however it will provide a general introduction to the current document and graphics standards। माने एक जनरल स्टैंडर्ड जो होते हैं ग्राफिक्स को लेकर के या डॉक्यूमेंट को लेकर के, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
छोटा ये शॉर्ट नोट के बारे में ही है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग आपकी बुक में भी नहीं दी गई है, तो इसीलिए मैंने भी इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया है। और अगर आएगा तो जहां तक इसका कोई शॉर्ट नोट ही आ सकता है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखें इस पर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। आपने ये वर्ड बहुत पहले मतलब बहुत बार सुना होगा और शायद आप कई बार इस चीज से आप इसको जानते भी होंगे कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। तो कोई भी टास्क किसी भी एनवायरनमेंट में जब परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। उस सेट ऑफ रूल को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं एंड वी आर मेंट टू फॉलो ऑल दोज रूल्स। तो जो ये अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की या हम सर्वर की बात कर रहे हैं या पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वी आर सपोज टू फॉलो सर्टेन सॉर्ट ऑफ रूल। तो वो जो रूल्स होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। और इन प्रोटोकॉल्स को की जो कैटेगरी होती है वो किस तरीके की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली देयर आर टू सर्विसेज गिवन बाय द लेयर्स टू लेयर्स अबव देम। जो हमारा वो होता है मतलब TCP/IP मॉडल होता है या हमारी जो ISO मॉडल होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं उन पे हर लेयर पर एक मॉडल होता है। मतलब हमारे नेटवर्क का एक मॉडल होता है TCP/IP जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उस मॉडल में कुल मिलाकर के 4 लेयर होती हैं और ISO हमारा एक मॉडल होता है, उसकी हमारी OSI हमारा एक मॉडल होता है, उसकी अपनी 3 लेयर्स होती हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो हर लेयर पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है, यानी प्रोटोकॉल के माध्यम से ही आपका जो डेटा होता है उसकी कनेक्टिविटी बनाई जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के लिए, या हम कह सकते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर के लिए। तो वो जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके की कैटेगरी में डिवाइडेड है। उनमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कनेक्शन लेस सर्विसेज देते हैं। तो 2 कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स की। There is a sequence of operation to be followed by the users of connection oriented service, है ना। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसे फॉलो किया जाता है जिसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि पहले कनेक्शन बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन इज सेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। एंड देन कनेक्शन इज रिलीज, यानी कनेक्शन को खत्म कर दिया जाता है। तो जितनी बार भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है सबसे पहले कनेक्शन को बनाया जाता है, फिर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाता है। In connection oriented service we have to establish a connection before starting the communication। तो communication के पहले सबसे पहले आपको establish करना ही पड़ेगा अपना connection। When connection is established we send the message or the information and then we release the connection। Connection oriented service is more reliable than connection less service। तो अगर हम दोनों को compare करें तो उसमें हमारी connection less service जो है वो less reliable है और connection oriented service जो होती है वो ज़्यादा reliable है। We can send the message in connection oriented service if there is an error in at the receiver's end। मतलब अगर रिसीवर के एंड पे कोई प्रॉब्लम भी है तो भी हम अपने मैसेज अपने एंड से तो हम मैसेजेस भेज ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रिसीवर के एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से हमारा मैसेज ट्रांसफर ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड जो हमारी सर्विस है उसका एग्जाम्पल जो है वो हमारा TCP प्रोटोकॉल या हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। तो ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। मतलब इसके लिए जब हम TCP प्रोटोकॉल हमेशा यूज कर रहे होंगे तो इसका मतलब पहले कनेक्शन बनाया गया होगा, फिर डेटा का ट्रांसफर होगा यानी इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी और उसके बाद में कनेक्शन को ब्रेक किया जाएगा। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दीज आर जस्ट लाइक पोस्टल सर्विसेज एज इट कैरीज द फुल एड्रेस वेयर द मैसेज इज टू बी कैरीड। जिस तरह से एक पोस्टल डिपार्टमेंट काम करता है तो वो अगर आपका लेटर भी ले जाना होता है तो वो जिस जगह पर वो डेटा जाना है, आपका लेटर जाना है, उसका एड्रेस उसको हमेशा पता होना चाहिए। जब तक एड्रेस नहीं पता तब तक आपका लेटर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जा सकता। ईच मैसेज इज राउटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब सोर्स क्या है? सोर्स है वो पोस्टल डिपार्टमेंट जहां से बहुत सारे लेटर्स आने हैं, है ना, हजारों लेटर्स आए और वो हजारों लोकेशन पे जाने हैं। लेकिन करना क्या है कि हर एक लोकेशन पे लेटर को भेजने के लिए एक इंडिपेंडेंट रूट बनाया जाता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तभी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। यानी पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो एक पोस्ट ऑफिस एक जो है आपका ये पोस्ट मैन जो होता है उसको हायर करता है और वो उस सोर्स से कंटेंट लेता है, लेटर लेता है और अगर आपके एड्रेस पे लेटर जाना है तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। जबकि उसको ऐसे हजारों लोगों को लेटर पहुंचाने, लेकिन आप तक जो लेटर गया वो एक इंडिविजुअल लेटर था। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है हर बार मैसेज जो है इंडिपेंडेंटली सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया जाता है, वो इंडिविजुअली होता है।
द ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर रिसीव्ड। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, यानी मैसेजेस भेजे गए थे, ये जरूरी नहीं है कि मैसेज उसी ऑर्डर में ही मिले। मैसेजेस का ऑर्डर यानी सीक्वेंस बदल भी सकता है, यानी जो मैसेज पहले ट्रांसफर हुआ ये जरूरी नहीं कि वो डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचे। अगर किसी दूसरे मैसेज का जो है कनेक्शन पहले मिल गया, उसको सिग्नल्स पहले मिल गए, तो वो पहले हमारा दूसरा मैसेज भी भेजा जा सकता है। In connectionless service, protocol service, the data is transferred in one direction from source to destination without checking that destination is still there or not, है ना। तो ये चेक नहीं करते, जैसे आप पोस्टमैन को चिट्ठी दे दी तो वो चिट्ठी लेके जाएगा, भले ही उसे पता है ये नहीं पता कि ये एड्रेस एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी है कि डेस्टिनेशन अवेलेबल है या नहीं है, इस बात का कंफर्मेशन हुए बिना ही कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल हमारे डेटा को ट्रांसफर कर देता है। और इफ इट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द मैसेज, कि पहले ये भी देखना है कि हमारा डेस्टिनेशन मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं, ये दोनों चीजें चेक किए बिना वो डेटा का ट्रांसफर कर देता है। ऑथेंटिकेशन इज नॉट नीडेड इन दिस, इसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसका एग्जाम्पल है आपका यूडीपी, जिसे हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये दोनों तरीके की कैटेगरी हो गई हमारी। अब बेसिक दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ऑथेंटिकेशन इज नीडेड, जैसा भी हमने पिछली अपनी स्लाइड में ही देखा कि कनेक्शन सर्विसेज जो होती है हमारी, उसमें कनेक्शन लेस सर्विस में ऑथेंटिकेशन की यानी वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो होती है उसमें ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि वो पहले वेरीफाई करता है कि जिस एड्रेस पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है क्या वो एग्जिस्ट है, कर भी रहा है या नहीं, और साथ ही साथ क्या वो डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। Connection oriented protocol makes a connection and checks whether message is received or not and sends again if an error occurs. तो मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा ये भी चेक करता है, और एरर होने के बाद भी वो मैसेज को सेंड करता है, एरर होने पर भी मैसेज आता है। जबकि कनेक्शन लेस सर्विस प्रोटोकॉल ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है, ना तो वो पहले ऑथेंटिकेट करता है और मैसेज के डिलीवर होने के बाद भी आपको इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। अब जैसे अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं और मेल किसी को आप भेजते हैं और जब तक लिख के नहीं आता मैसेज सेंड, तब तक आपके दिमाग में एक तरीके का कंफ्यूजन रहता ही है कि भाई पता नहीं हमारी मेल गई कि नहीं गई। लेकिन जब लिख के आ जाता है मैसेज सेंड, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि भाई हमारी मेल जो है वो ट्रांसफर हो गई है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो हमेशा आपको जो है मैसेज कंफर्म करेगा, डिलीवरी कंफर्म करेगा, और अगर कोई एरर है जैसे कि आपकी मेल बाउंस हो गई तो आपको बताएगा कि मेल बाउंस हो गई है ना, मेल वॉज नॉट सेंट, तो आप कंफर्म हो गए कि भाई हमने जो मैसेज यहाँ से ट्रांसफर किया था वो नहीं मिला वहां तक। लेकिन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल ऐसा कुछ भी नहीं करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज मोर रिलायबल देन कनेक्शन लेस, और इन्हीं सब फीचर्स की वजह से कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इंटरफेस इज स्ट्रीम बेस्ड एंड कनेक्शन लेस इज मैसेज बेस्ड। कनेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रीम जो है सर्विस जो है वो स्ट्रीम पे काम करती है, और ये जो है हमारी कनेक्शन लेस मैसेज पर काम करती है। फिर इसी तरीके से हमारी दो और कैटेगरी हैं, हमारी स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और दूसरे और हमारे स्टेटफुल प्रोटोकॉल होते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल की। स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स आर द टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इन विच क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्स बैक अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट। मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जो नेटवर्क में यूज किया जाता है जहां पर कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इस तरीके के नेटवर्क में होता क्या है कि देखिए, एक सिस्टम जो होता है वो सर्वर होता है। सर्वर एक तरीके से सभी कनेक्टेड सिस्टम्स का बॉस होता है। क्यों? वैसे तो वो सर्वर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सबको सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसी के पास सबकी इंफॉर्मेशन भी है ना। सभी क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उन सबकी इंफॉर्मेशन उसी के पास है, तो वो एक तरीके से बॉस की तरह काम करता है। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जहां पर क्लाइंट जब जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्वर को ही अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, और सर्वर जो भी सिचुएशन है, जो भी जैसा भी उसको इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा। इट डज नॉट रिक्वायर द सर्वर टू रिटेन सेशन इंफॉर्मेशन और अ स्टेटस अबाउट ईच कम्युनिकेटिंग पार्टनर फॉर मल्टीपल रिक्वेस्ट। बहुत सारी रिक्वेस्ट एक बार में आ सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिक्वेस्ट आएगी एक बार में। अब क्योंकि एक सिस्टम से, एक सर्वर से बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल में सर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन क्या भेजी गई किसके सिस्टम को या क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, इसका कोई भी
स्टोरेज अपनी तरफ अपने पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखता, रिटेन करके नहीं रखता। और स्टेटलेस प्रोटोकॉल के लिए आपके HTTP, UDP, DNS ये सभी जो है आपके स्टेटलेस प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। अगली है हमारी stateful protocol. In stateful protocol, if client send a request to the server, then it expects some kind of response. If it does not get any response, then it resend the request. मतलब stateful protocol एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट के भेजने के बाद ये रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई हमारी रिक्वेस्ट पहुंच गई है और हमारी रिक्वेस्ट पे काम शुरू हो गया है, ताकि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम ये कंफर्म हो गए कि भाई रिक्वेस्ट पहुंच गई है और हमने जो चीज की इंफॉर्मेशन मांगी है उसका हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्योंकि हमें रेस्पॉन्स मिलता है इसमें, और अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है हमको तो ये रिक्वेस्ट को दोबारा भेज देता है। और इसके लिए FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट जो है इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। Silent features of stateful protocol. Stateful protocols provide better performance to the client by keeping track of the connection information. तो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन का उनके पास मॉनिटरी एक अपने पास स्टेटस होता है, और ये बैकिंग स्टोरेज मतलब इनके पास होती है कि रखते हैं क्योंकि ये उसी पे काम करते हैं। स्टेटफुल रिक्वेस्ट आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सर्वर साइड, सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेशन जो है ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल को ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारे सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है, जो भी पूरा सेशन हुआ है उस पूरे ड्यूरेशन को वो अपना मेंटेन करके रखता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग। जैसे कि कल हम बात कर ही चुके हैं कि वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर आप कोई वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हैं, आप उसको अपलोड कर रहे हैं और उस वेबसाइट के साथ साथ उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस भी अपलोड करते हैं। तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? ऐसे तो कल हम आपको बता चुके हैं कि मेनली आपको वेब पब्लिशिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो वही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब यू नीड 3 थिंग्स। आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास वेब डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप वेबसाइट को डेवलप कर सकें। फिर एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप उसे अपलोड कर सकें और दुनिया जहान में लोग आपकी वेबसाइट को देखें। और एक वेब सर्वर होना चाहिए जिसमें कि आपके पास उस पूरे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकें। माने उसमें अगर कुछ भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं या कुछ आप फॉर्म वगैरह फिलअप करा रहे हैं, जो कुछ भी, तो उस चीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर होना चाहिए। द सॉफ्टवेयर में भी प्रोफेशनल वेब डिजाइन प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर की मदद से हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करे। जैसे ड्रीम वीवर भी एक एग्जाम्पल है हमारा, जो कि एक ऐसा वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वर्डप्रेस भी एक बहुत ही अच्छा आपका वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी अच्छी इंप्रेसिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। The internet connection serves as a medium for uploading the content to the web server. तो इंटरनेट का कनेक्शन जो हम यूज करते हैं इसके लिए वो क्या करता है, वो हमारे जो वेब सर्वर है और हमारा जो हम वेबसाइट बना रहे हैं इसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि उसकी मदद से ही हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड होती है उस सर्वर पर। लार्ज साइट्स में यूज अ डेडिकेटेड वेब होस्ट। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो एक डेडिकेटेड वेब होस्ट का यूज करती हैं, यानी कि वो सिर्फ इसी चीज के लिए काम कर रहा है, एक ही साइट के लिए काम कर रहा है। बट मेनी स्मॉलर साइट्स ऑफन रिजाइड ऑन शेयर्ड सर्वर्स। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि शेयर्ड सर्विसेज होती हैं, तो बहुत छोटी छोटी वेबसाइट जो है वो शेयर्ड सर्विसेज का भी यूज कर लेती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उन्हें ज्यादा चार्जेस भी उनको नहीं देना चाहती हैं, तो वो शेयरिंग पे काम करती हैं। विच होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स, तो ऐसी शेयरिंग सर्विसेज पे काम करती है जिसमें वो एक से ज्यादा वेबसाइट्स को केटर कर रहे होते हैं, तो वो शेयर कर लेती हैं एक स्टोरेज स्पेस और आपका CPU स्पेस। मोस्ट ब्लॉग्स आर पब्लिश्ड ऑन पब्लिक वेब सर्वर्स थ्रू अ फ्री सर्विस लाइक ब्लॉगर। जैसे ब्लॉग्स हैं तो ब्लॉग्स के लिए एक फ्री सर्विस है जैसे ब्लॉगर, उसके थ्रू लोग अपने ब्लॉग को लिखते हैं, तो ये पब्लिश कर दिए जाते हैं, लिख करके उसे अपलोड करते हैं। अब मेन कंपोनेंट जो है हमारा वेब पब्लिशिंग का वो है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर, जिसे हम कॉमनली ब्राउजर भी बोलते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन www। आप बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं कि इंटरनेट की किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है। कितना ही बढ़िया कंप्यूटर हो, अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है
तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। When a user requests a web page from a particular website, अब किसी वेबसाइट पे यदि आप गए और आपने कोई वेब पेज खोलने के लिए किसी भी बटन पे या ऑप्शन पे क्लिक किया, तो क्या होता है कि वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। अब वो वेब ब्राउजर जो है, जैसे अगर क्रोम है आपका मान लीजिए, तो क्रोम जो है वो क्या करता है, उस वेबसाइट के उस जो भी वेबसाइट है उसके वेब सर्वर पर जाता है और उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है, और जो इन्फॉर्मेशन वो रिट्रीव करता है, फेच करके लाता है, उसको स्क्रीन पर दिखा देता है। वेब ब्राउजर इज नॉट द सेम थिंग एज अ सर्च इंजन। देखिए फर्क है सर्च इंजन में और वेब ब्राउजर में। सर्च इंजन का मतलब तो ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मतलब आप लिख के दे रहे हैं, है ना, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, पूरी की पूरी साइट आपके लिए अपलोड करता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन तो एक ही है। नहीं, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन अलग अलग होते हैं। फॉर अ यूजर, सर्च इंजन इज जस्ट अ वेबसाइट, एक वेबसाइट की तरह, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया या डकडकगो हो गया, that stores searchable data about other website, जो दूसरी वेबसाइट से रिलेटेबल सर्चेस करते हैं जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। However, to connect to a website server, किसी वेबसाइट के सर्वर पर कनेक्ट करने के लिए और उसके वेब पेजेस को देखने के लिए यूजर के पास एक वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी वो ये काम कर सकते हैं। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड ऑन अ रेंज ऑफ डिवाइसेस, किसी भी तरीके की डिवाइस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप उस पर भी वेब ब्राउजर देख सकते हैं, लैपटॉप हो गए, टैब्स हो गए, आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन है सब पे आप वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो एक सिंपल सा एस्टिमेशन है, ये डेटा मैंने नेट से ही लिया है, ये एस्टिमेशन कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 4.3 बिलियन यानी कि लगभग 4 बिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो ब्राउजर का यूज करते हैं। और देखा जाए तो हम सभी लोग यूज करते हैं, मतलब जितने लोग इंटरनेट यूज करें तो ऑब्वियसली वो सभी के सभी लोग ब्राउजर का भी यूज करते हैं, और अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से या कहें कि अपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से ब्राउजर का यूज होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन यूज होने वाला ब्राउजर है दैट इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है वो पूरे मार्केट का 64% उसने कवर किया हुआ है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि ये विंडो बेस्ड है, और आपको पता ही है कि विंडोज जो है वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसी वजह से गूगल क्रोम जो है वो भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आपको कोई प्रॉब्लम उसको यूज करने में नहीं आती है। तो गूगल क्रोम ज्यादातर डिवाइसेस पे यूज होता है। हालांकि 18% जो मार्केट का कवर किया है वो कवर किया है सफारी ने। तो सफारी आप हर सिस्टम पे नहीं ले सकते, सफारी आप तभी ले सकते हैं जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में एप्पल का जो है iOS पड़ा हो, iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो। जैसे आप आईफोन है तो आईफोन में आपको सफारी मिलेगा, या जो मैकबुक एप्पल वगैरह के जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं उनमें भी आपको सफारी ही डिफॉल्ट ब्राउजर की तरह मिलता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एप्पल इतना कॉमन नहीं है, जस्ट बिकॉज एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस उतना कंफर्टेबल नहीं है यूजर उन्हें यूज करने में, इसलिए भी लोग उसे कम यूज करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जैसा हमने कहा था कि एक वेब सर्वर होना बहुत जरूरी है। तो वेब सर्वर एक तरीके से सॉफ्टवेयर या हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर भी है, मतलब ये दोनों कैटेगरी में आता है। और ये करता क्या है, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिसकी मदद से क्लाइंट www से कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच करके मंगा सकता है। अब वेब सर्वर कैन कंटेन वन और मोर वेबसाइट्स। एक वेब सर्वर पे एक ही वेबसाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। और ये जैसा कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि शेयरिंग पे अगर काम होता है तो एक वेब सर्वर मल्टीपल वेबसाइट्स को केटर कर सकता है। A web server processes incoming network requests over HTTP। इस प्रोटोकॉल की मदद से है जो है वो क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होती है नेटवर्क पे उनको वो प्रोसेस करता है, एंड जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं उनको फॉलो करके वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस। ये मेन टास्क है जो आपके एक वेब सर्वर जो है करता है। क्या क्या टास्क है आपके? वो स्टोर करता है, वेब पेज को प्रोसेस करता है और फिर उस वेब पेज को डिलीवर करता है। ठीक है, कहाँ डिलीवर करता है? क्लाइंट्स के पास। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग HTTP। और इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? HTTP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेजेस डिलीवर्ड आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली HTML डॉक्यूमेंट्स। यूजुअली वो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बेस्ट डिलीवर किए जाते हैं, एंड विच में इंक्लूड इमेजेस, स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्ट्स इन एडिशन टू द टेक्स्ट कंटेंट। तो ये जो है आपके उसमें क्या क्या होते हैं आप सभी को पता है, तो आपने HTML बहुत अच्छे से यूज किया तो आपको पता है कि उसमें CSS की स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, या उसमें कंटेंट होता है, टेक्स्ट हो सकता है, या
आपके स्क्रिप्ट्स होते हैं और या फिर उसमें इमेजेस वगैरह हो सकती हैं, लिंक्स वगैरह सब हो सकते हैं। मल्टीपल वेब सर्वर्स में बी यूज्ड फॉर अ हाई ट्रैफिक वेबसाइट। जब वेबसाइट बहुत ज्यादा ऐसी होगी, बहुत बिजी वेबसाइट हो जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, यानी बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं उस पर, तो उस समय पर मल्टीपल वेब सर्वर्स का भी यूज किया जा सकता है। डेल सर्वर्स आर इंस्टॉल्ड टुगेदर बीइंग यूज्ड फॉर विकिपीडिया फाउंडेशन। इसका एक एग्जांपल है आपके कि जो है विकिपीडिया जैसी वेबसाइट जो है बहुत बिजी है, या इस तरीके की कोई भी वेबसाइट है, तो उसके लिए डेल सर्वर्स यूज होते हैं और वो एक से ज्यादा सर्वर्स का यूज किया जाता है। A user agent, commonly a web browser, इनसे crawler भी कहते हैं, initiates communication by making a request for a specific resource using HTTP, and server responds with the content of that resource or an error message if unable. है ना, या तो वो क्लाइंट तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहुंचा देता है, और अगर रिक्वेस्ट नहीं पहुंचती है तो वो एक एरर मैसेज डेवलप कर देता है कि नहीं साहब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। The resource is typically a real file on the server's secondary storage, है ना, ये रिसोर्स होती है एक तरीके एक फाइल के फॉर्म में सर्वर में पड़ी रहती है, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली द केस एंड डिपेंड्स ऑन हाउ द वेब सर्वर इज इम्प्लीमेंटेड। तो डिपेंड करता है किस तरीके की रिक्वेस्ट और किस तरह की इंफॉर्मेशन फेच कराई जा रही है। While the major function is to serve content, a full implementation of HTTP also includes ways of receiving content from clients, है ना। तो जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है मेन वो HTTP यूज होता है और पूरी तरह से इसको यूज किया जाता है। दिस फीचर इज यूज फॉर सबमिटिंग वेब फॉर्म्स इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ फाइल्स। वेब फॉर्म्स को सबमिट करना और फाइल्स को अपलोड करने का काम भी हमारा इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो ये होता है हमारा वेब सर्वर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ऊपर हो रहा है, और अगले आगे इसी में अगले कंटेंट से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।